हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़ के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसको हम मधुमेह की बीमारी भी बोलते हैं। तो ये बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, क्या-क्या इसके लक्षण होते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे पेनक्रियाज में बनता है और ये इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए ज़रूरी होता है। नॉर्मली देखिए होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है तो इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद इस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड के अंदर इसको बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है। सेल्स तक पहुंचने के लिए एक हार्मोन इंसुलिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना इंसुलिन के सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री नहीं होती है। इंसुलिन एक तरह से गेटकीपर का काम करता है। सेल की दीवार के ऊपर या आउटर लेयर के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनको इंसुलिन रिसेप्टर्स कहा जाता है। इन इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जब इंसुलिन जाके अटैच होता है तो सेल के लेयर के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर से ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री हो जाती है। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इस इंसुलिन का लेवल या तो कम होता है या फिर ये बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री नहीं हो पाती है और सेल इस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाती और इस ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर लगातार बढ़ता जाता है और इसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। अब डायबिटीज़ जो मेलाइटस होती है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर दिखाई देती है। ऑल ओवर अगर हम डायबिटिक केसेस की बात करें तो उनमें से लगभग 10% जो केसेस होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ के ही होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से बीटा सेल्स जो होती हैं जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज के अंदर, वो सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता और ऐसे में पेशेंट को इंसुलिन बाहर से दिया जाता है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ कहलाती है, क्योंकि इसमें इंसुलिन बनता प्रॉपर अमाउंट में है बट जो सेल्स होती हैं वो इसके लिए रेजिस्टेंट होती हैं। अगर हम टोटल डायबिटीज़ के केसेस की बात करें तो लगभग 80 टू 90% जो केसेस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही पाए जाते हैं। ये जो डायबिटीज़ होती है ये एल्डर एज में दिखाई देगी, यानी कि 40-50 के बाद इस टाइप के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए ग्लूकोज की ब्लड में, तो अगर फास्टिंग में आप टेस्ट कराते हैं, यानी कि लगभग 8 घंटे आप खाली पेट रहने के बाद जब आप अपनी फास्टिंग शुगर लेवल चेक कराते हैं तो उसका लेवल 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर आपका ग्लूकोज का लेवल 110 टू 120 होता है तो आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे, और अगर आपका शुगर लेवल 120 से क्रॉस हो जाता है, 120 से अबव चला जाता है तो आप डायबिटिक हैं। अब अगर हम रैंडम ब्लड शुगर की बात करें, यानी कि दिन में खाना खाने के बाद अगर आप कभी भी अपना ब्लड शुगर चेक कराते हैं तो अगर उसका लेवल 140 से कम आता है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर इसका लेवल 140 से 180 के बीच आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर ये लेवल 180 से क्रॉस कर जाता है तो आप डायबिटिक हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के कारणों के बारे में या रिस्क फैक्टर्स के बारे में। पहला कारण है हेरिडिटरी, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो चांसेस है कि आप में एक एज के बाद डायबिटीज़ हो जाए। दूसरा, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसकी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम होने लगता है।
इसके अलावा अगर कोई पैनक्रियास की इंजरी या पैनक्रियास की कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी इंसुलिन प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, आप किसी तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो चांसेस है कि डायबिटीज़ के चांसेस आप में होने के बढ़ जाते हैं। अगर आप ओबीज़ हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी भी एक ऐसा कारण होता है जिसके अंदर की डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से कुछ इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेल्स को रेजिस्टेंट बना देते हैं इंसुलिन के लिए, जिसकी वजह से सेल्स इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या-क्या सिम्टम्स आप में दिखाई देंगे अगर आपको डायबिटीज़ है। तो देखिए, डायबिटीज़ में क्या होता है, जो ग्लूकोज़ का लेवल ब्लड में बढ़ता रहता है, ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज़ का लेवल माइक्रो एंजियोपैथी को बढ़ावा देता है। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको डैमेज होने का खतरा रहता है अगर ग्लूकोज़ का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो। तो अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो शुरुआत के जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये 3 सिम्पटम्स मेनली दिखाई देंगे। पॉलीयूरिया का मतलब होता है पेशाब बहुत बार-बार आता है, ज़्यादातर रात के टाइम पे पेशाब बार-बार आना। पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगना। पॉलीफेजिया भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये 3 लक्षण मेनली डायबिटीज़ के पेशेंट में दिखाई देते हैं। इसके अलावा थकान रहना, कमज़ोरी रहना, पैरों के अंदर ऐंठन आना, पैरों के अंदर सूजन आना, पैरों में नमनेस रहना, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होना। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी अगर इंजरी हो जाती है बॉडी में तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाती। सीवियर केसेस की अगर हम बात करें तो रेटाइनोपैथी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि रेटाइना की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कंप्लीट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस भी होते हैं। न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी कि नर्व्स डैमेज हो सकती हैं जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन आपको हो सकती है। नेफ्रोपैथी हो सकती है जिसमें कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से किडनी के नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं और सीवियर केसेस में किडनी फेलियर के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एज अ कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस में दिखाई देती हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फीमेल में प्री एक्लेम्पसिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की डेथ होने के यानी कि स्टिल बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम थे जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में आपको दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहला आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करिए। आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलर, सुबह शाम कम से कम आधा घंटा आपको वॉकिंग या एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि देखिए, वॉकिंग या एक्सरसाइज एक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं तो अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेते हैं और सिर्फ आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज़ बनता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे डाइट में तो ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होगा आपके ब्लड के अंदर। तो आपको कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर अनाज में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल में ग्लूकोज़ या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप गेहूँ की जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए अपनी डाइट में। अगर आप आटा यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए तो उसमें 50% आप गेहूँ यूज़ कीजिए, 25% आप जौ यूज़ कीजिए और 25% आप उसमें ज्वार या बाजरा जो भी आप लेना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आटा आप तैयार करेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम होता है और ये डायबिटीज़ में काफ़ी
ग्लूकोज़ के लेवल को कंट्रोल करने के काम में आता है। दूसरा, अगर आप सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आप पोटैटो यानी कि आलू को अब बहुत कम मात्रा में रखें, बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में रखें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वेजिटेबल्स के अंदर। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी मीठे फ्रूट्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा मैंगो, बनाना, ग्रेप्स और चीकू इनके अंदर पाई जाती है, तो इन फ्रूट्स को आप कम क्वांटिटी में लें या इनको अवॉइड करें। खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का यूज़ करें। करते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में, तो मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो एलोपैथिक में जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं डायबिटिक के केस में, उसमें ओरल मेडिसिन्स आती हैं, जैसे ओरल डायबिटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कि गिलिमी, मेटफॉर्मिन, ग्लूकागॉन, इस तरह की कुछ मेडिसिन होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा इंसुलिन बेस्ड इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो होम्योपैथिक का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है डायबिटीज़ के केसेस में। कुछ मेडिसिन इस तरह की आती हैं होम्योपैथिक में, जिनको कि अगर आप रेगुलर 3 से 4 महीने यूज़ कर लेते हैं तो आपका शुगर का लेवल, ग्लूकोज़ का लेवल कंट्रोल रहता है। और अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी साथ में बनाए रखते हैं, अपना खाना पीना सही रखते हैं, तो आप डायबिटीज़ से कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन आती है वो है साइज़ियम जम्बोलिनम। ये मेडिसिन आपको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करनी है और ये बहुत ही कॉमन और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डायबिटीज़ के केस में। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। इस मेडिसिन के लगभग 15-15 बूंदें आपको दिन में 2 बार आधे कप पानी में डाल के पीना है। दूसरी जो मेडिसिन आती है वो आती है एब्रोमा एगस्टा। ये मेडिसिन भी आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेनी है। इस मदर टिंचर की भी 15-15 बूंदें दिन में 2 बार आपको आधे कप पानी में डाल के पीना है। तीसरी जो मेडिसिन आती है वो आती है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। ये मेडिसिन भी आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेनी है और इस मेडिसिन की भी 15-15 बूंदें आपको दिन में 2 बार लेनी है। या तो आप इन मेडिसिन्स को खाली पेट यूज़ कर सकते हैं या फिर इन मेडिसिन्स को खाना खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद यूज़ करें। मेडिसिन्स के अंदर के बीच लगभग आपको आधे घंटे का अंतर रखना है। जैसे आपने एक मेडिसिन ली, कम से कम आधे घंटे के बाद आपको दूसरी मेडिसिन लेनी है और इसी तरह आधे घंटे के बाद आपको तीसरी मेडिसिन लेनी है। तीनों मेडिसिन्स को साथ में नहीं लेना है। तो इस तरह से आप इन मेडिसिन्स को लगभग 3 से 4 महीने रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।